कल तक का जो क्लास था, अच्छा, चंद्रमा तथा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? चंद्रमा और ग्रह को टिमटिमा दिए थे ना। चलिए अब आगे की चलेंगे सफर लेकर के। ये बताए थे ना वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण हुआ था। हाँ बताए थे। प्रिज्म 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 नहीं बताए थे, स्पेक्ट्रम। तो वही तो है वर्ण विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसे 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जहां पर इसे प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां पर इसको प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आइए, एकदम सही है। आज क्लास को आगे लेकर चलेंगे, आज खत्म करेंगे चैप्टर। और आप लोगों को कुछ बताएंगे कैसे थोड़ा सा पढ़ना है और क्या करना है, कुछ बातें करेंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले कि ये जो क्लास चल रहा है, ठीक है, अभी हमने 3 पार्ट केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स का 3 पार्ट मानव नेत्र को हम लेकर के जो क्लास चल रहे हैं आप लोगों के बीच, इसमें जहां तक हमने पढ़ा आज इसको कंप्लीट करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग इसका सारा नोट्स उतार लिए होंगे, है ना। जो पीडीएफ आप लोग को मिला है उस पीडीएफ से आप नोट्स जो है बना लिए होंगे, ठीक है। नोट्स बनाने के क्रम में बताए थे कि एक बुक पढ़िए, जो भी आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, अगर भारतीय भवन का बुक है तो भारतीय भवन का बुक पढ़िए, अगर कोई एडवांस आपके पास बुक है, ठीक है, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक बार बुक को एकदम रीडिंग करना है अपने से, और जो लगे कि नहीं हम बताए हैं आपको कुछ नया बात आपको लग रहा है तो उसे आप एक बार जरूर पढ़ करके नोट करें, कॉपी पर नोट करें। इसके बाद फिर कहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा जब आप पढ़िएगा ना, जब आप पढ़ते हैं किताब को पढ़ते हैं या आप नोट्स को पढ़ते हैं तो वहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको निकलेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्या कीजिए, पहले खुद से बनाइए, खुद से क्या कीजिए कि एक सारणी में एक कॉपी में लिख दीजिएगा 3 पाठ मानव नेत्र, और उससे संबंधित जितना आपके मन में ऑब्जेक्टिव उठ रहा है, ठीक है, सब सुन रहे हैं ना, जितना मन में ऑब्जेक्टिव आपके प्रति उठ रहा है वे सारे ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। और नोट करने के बाद अब क्या कीजिए, जो आपके पास ब्रिलियंट का या आलोक का कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव हो तो आप उसे क्या कीजिए, आप उसको देखिए, मिलाइए, कितना आप सही मारते हैं। जो चीज आपको नया सीखने को मिल रहा है तो आप उसे लिख लीजिए, आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक को उठाना है, जो भी क्वेश्चन वहां पर पूछा है इस पार्ट से संबंधित उस सारे क्वेश्चन को हम वहां पर बनाएंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बोलिएगा। अच्छा, और मैथ को कसम खा लीजिए, मैथ के लिए कसम खा लीजिए 2 से 2.5 या 3 घंटा एकदम देना है तो देना है, मैथ पर इतना एकदम देना है, ठीक है। 2-2.5 घंटा या 3 घंटा पर डे मैथ पर इतना देना है, ठीक है ना, पर डे मैथ पर इतना देना है। सिद्धांत कौन है? सिद्धांत, सिद्धांत कौन? अच्छा, फी क्लियर है? फी तो फी क्लियर करना पड़ेगा ना। हाँ
हाँ, राजा बाबूजी का हो गया है, जूही का हो गया है, खुशबू, क्या टुल्लू, टुल्लू ठीक है? टुल्लू का तो पूरा क्लियर है तो। हाँ हाँ, निशा, तन्नू, करिए क्लियर। अच्छा, चलिए तो देखिए, आइए सुनते हैं कहानियां। तो पढ़ाई वाला पैटर्न समझ गए ना? बोलिए, समझ गए पढ़ाई वाला पैटर्न? चलिए एकदम ऐसे करना डेली। मैथ को एकदम कसम खा करके बनाना, जो आता है फिर भी बनाएंगे। जो भी चैप्टर मैथ में बना रहे हैं उस चैप्टर पहले खत्म कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। हम आप लोगों के बीच आज होमवर्क पहला ही बोल देते हैं, ठीक है। जो आपका मैथ है, मैथ में जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर जो 1 है उस चैप्टर 1 का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आपके पीस है, ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव आप पूरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का कल पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आलोक से या ब्रिलियंट से। क्लियर है? बोलिए। हाँ, आलोक है तो हम ब्रिलियंट का जो है अपलोड कर दें, डाल देंगे इस पर, ऐप पर, ठीक है। उसको पीडीएफ बना करके हम इस पर डाल देंगे, है ना। तो आप लोग जो क्या कीजिएगा, चैप्टर 1 का कल हम पूछताछ करेंगे, कल इससे हम प्रॉब्लम सुन सकते हैं। आपका आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा बोल दीजिएगा एकदम कसम खा करके इसको, क्योंकि देखिए बउआ, एक पार्ट में बहुत ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको, अब बहुत सारा नकदी ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो एक पार्ट वाला आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत होगा बनाइएगा, और कल हम उसको डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच, जो भी प्रॉब्लम होगा। जो मैथ मैथ में कर रहे हैं, मैथ में कर रहे हैं, ठीक है। और कल हम 3 पार्ट के प्रॉब्लम सुनेंगे फिजिक्स का भी। आज इसको खत्म करेंगे हर हालत में, चाहे जितना समय लगे, और कल इसका हम प्रॉब्लम भी सुनेंगे आप लोग के बीच, जो भी प्रॉब्लम है 3 पार्ट में, ठीक है। उसको भी लेकर चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी इसके लिए बताएंगे। आज हम पहले खत्म करते हैं। हमने स्पेक्ट्रम तक की, वर्ण विक्षेपण तक की बातें पढ़ लिया था, ठीक है। और ये भी जाना था कि किसमें प्रकाश के विचलन ज्यादा होता है, कौन से रंग में विचलन कम होता है। और इसके साथ ये हमने पढ़ा था कि किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और किसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, ठीक है। अब देखिए, जब आप नोट्स को देख रहे होंगे तो नोट्स में आपको मिला होगा कि कुछ विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य मिला होगा। नोट किए आप लोग इसको? नोट किए थे ना? ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे, इसे बैगनी के लिए आपको मिल रहा होगा 400 से 440, ठीक है। जामुनी के लिए मिल रहा होगा 440 से 460 मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नीला के लिए 460 से 500 है, फिर पीला के लिए 500, पीला के लिए आपका 500 से, सॉरी, हरा के लिए ना, हरा के लिए 500 से 570, और पीला के लिए 570 से 590, और नारंगी के लिए 590 से 620, और लाल के लिए 620 से 700 तक है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार री कर लीजिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार लिख करके इसको री कर लीजिएगा। इसको भी थोड़ा वो याद करेगा तो अच्छा है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। आइए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कल प्रिज्म वाले घटना में कि जिस रंग का विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्ध्य जो है काफी अधिक होता है ना। जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो आप हमें बताएं कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा? लाल रंग का। चलिए बहुत अच्छा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है कि हम रेलवे के सिग्नल, आप लोग लिख लिया ना क्वेश्चन, इसका आंसर, रेलवे का सिग्नल तथा ऊंचे भवन में लाल रंग के बत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं?
आइए, हाँ देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रेलवे तथा रेलवे के सिग्नल तथा ऊंचे बिल्डिंग भवनों में हम देखते हैं, टावर पर देखते होंगे, लाल रंग की बत्ती का उपयोग क्यों करते हैं, लाल रंग के बल्ब का उपयोग क्यों करते हैं। आइए जानते हैं, हम जानते हैं कि लाल रंग जो होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जो लाल रंग होते हैं वे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण हम इस लाल रंग को, लाल प्रकाश को जो है, लाल किरण को जो है काफी दूरी से आसानी से देख सकते हैं, है ना। इसको हम काफी दूरी से जो है आसानी से देख सकते हैं, जिसके कारण रेलवे सिग्नल और ऊंचे भवनों पर जो है हम लाल रंग के बत्ती का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है, देखिए जो लाल रंग का वो तो दूर से दिख रहा है, लाल जो है खतरा का निशानी होता है, ठीक है। जो लाल रंग जो बत्ती दिया जाता है, मान लिया कि आगे रेड सिग्नल जल रहा है तो आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं, वहां पर खतरा है। जैसा हुआ क्या कि मान लिया ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, ऊपर से कोई प्लेन गुजर रहा हो या कोई कुछ गुजर रहा हो, ठीक है, उपकरण वगैरह, तो वहां पर क्या होता है कि रेड जो लाइट होता है वो दूर से आपको दिख जाता है, तो आपको मालूम हो जाता है कि अब उस एरिया से, उस जगह से जो हमें इसको वहां से गुजारना नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ भवन या टावर या बिल्डिंग होगा या कुछ ऐसे चीज रखा हुआ होगा या उपस्थित होगा जिससे इस वाहन को खतरा हो सकता है। या रेलवे सिग्नल भी वही होता है ना। रेलवे सिग्नल में भी यही होता है कि वहां पर जाने से जो है जब रेड सिग्नल जब बढ़ता है तो मालूम चल जाता है कि आगे खतरा है, आगे हमें अभी प्रवेश नहीं करना है। या ट्रैफिक में आप लोग देखते होंगे, जब स्टॉप की बटन आती है तो रेड सिग्नल का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य कारण यही है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक होने के कारण हम इसे दूर से आसानी से देख सकते हैं, जिसके कारण हम रेलवे के सिग्नल, टावर और ऊंचे भवनों पर जो है लाल रंग के बत्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद हो गया आपको, बोलिएगा, याद हुआ, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो लाल रंग होते हैं उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, विचलन कम होता है, विचलन में झुकाव कम होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और तरंगदैर्ध्य अधिक और विचलन कम होने के कारण सबसे पहले हमें लाल रंग दिखाई देता है। एक में पढ़ेंगे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों दिखाई देता है, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। विचलन कम, तरंगदैर्ध्य ज्यादा, फलतः हमें सबसे पहले वही किरण दिखाई देता है, ठीक है। कैसे दिखेगा हम आपको बताएंगे। आइए अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसके बाद हम आप लोग को जो क्वेश्चन नोट्स में लिखाए थे नोट में, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें था कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश हमें नीले की बजाय क्या दिखता है, काला दिखता है ना, काला। अंतरिक्ष से जब देखिएगा, आप YouTube वगैरह पर सर्च कीजिएगा ना, तो अंतरिक्ष की जब आपको सैर करवाएगा देखिएगा तो आपको वहां पर मिलेगा क्या चीज, जब बादल आसमान को देखिएगा तो वो काला दिखेगा, नीला नहीं दिखता है। या रात्रि के समय देखते हैं तो आकाश काला आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन दिन के समय जब पृथ्वी से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। आइए दोनों काम यहाँ पर लेकर चलेंगे, नीला क्यों दिखाई देता है और काला क्यों दिखाई देता है। तो सवाल हमने लिखाया था कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। पहले इससे पहले ये समझ लेते हैं कि नीला क्यों दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से ऊपर आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। अच्छा, आप लोग अभी ऊपर आकाश की ओर देख रहे तो क्या दिख रहा है, कहाँ बैठा है बारे, कहाँ बैठा हुआ है, उजला दिख रहा है। अरे मेरे तो छत दिख रहा है हमको, हैं बाहर निकल गए आप लोग पंखा दिख रहा है तो पंखा दे दो हमको, दिख रहा था हैं। अब बाहर निकले थे आप, हैं
अच्छा तो वीडियो अपना ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करिए। निशा करने गई, निशा निशा निशा, हाँ आइए निशा वीडियो ऑन कीजिए। कहाँ देखते हैं बाहर में आप हैं कि कहाँ दिखा तो कहाँ आकाश है? तो बाहर निकले थे अभी, आप बाहर निकले थे तो काहे बोल दिए? चलो अच्छा ठीक, चलिए करने गया रे, बोलो देख, रुको देख लेते हैं थोड़ा। हाँ देखो नीला दिखाई दे रहा है। मंदिर दिखा दो, मंदिर मंदिर राम मंदिर दिखा दो। यह देखिए बख्तियारपुर का देख लीजिए, मेरे गांव का देखिए मंदिर। आप लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन पर मंदिर? हाँ देखिए बख्तियारपुर का है। अभी सब बंद पड़ा हुआ। नीतीश कुमार जो आए थे उद्घाटन करने के लिए इसका, कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। चलिए ठीक, भागो अंदर भागो, कोरोना है, भागो अंदर। यहीं बैठ के पढ़ता है रे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, बंद करो कैमरा। ठीक पढ़ो अब, आ जाओ। ठीक है बुआ, तो अब लेकर चलते हैं कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। आइए देखिए, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में तो बहुत चीज है, वायु, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, बहुत सारे गैस पहले यहाँ पर उपस्थित है। इसके साथ साथ धूल कण, बहुत सारे धूल कण, और अभी फिलहाल में क्या हो रहा है? कोरोना है नहीं, इसलिए घर के अंदर ही दुबके रहिए, ठीक है। आइए, तो कहता है क्या चीज कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण, जब प्रवेश करते हैं ना, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, बहुत सारे धूल कण उपस्थित होते हैं। जब उस धूल पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जब उस धूल के कण पर सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है, तो उस किरण का होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन एक कहते हैं, प्रकीर्णन क्या है? एक पथ पढ़े थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, एक है आपका प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या कहता है? प्रकीर्णन कहता है ना कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ करके, ठीक है, और विभिन्न दिशाओं में किरणों को, विभिन्न दिशाओं में जो छितराने की जो घटना होती है, फैलने की जो घटना होती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझे? प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरणें किसी धूल कण पर पड़ करके जो फैलती है, चारों दिशाओं में छितराती है, तो प्रकाश के छितराने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश को छितराने की जो घटनाएं होती है वह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। और वर्ण विक्षेपण में क्या पढ़े? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, उसे 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, उस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जबकि उस श्वेत प्रकाश को जो फैलने की जो प्रक्रिया होती है, वो फैलने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब वायुमंडल से प्रकाश गुजरती तो वो अनेक धूल कणों पर पड़ती है। धूल कण क्या करता है कि उसका कुछ अंश तो अवशोषित कर लेता है, कुछ प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, और नीले, ठीक है, नीले प्रकाश को जो है प्रकीर्णित कर देता है, और वही नीला प्रकाश हमारे नेत्रों तक सबसे पहले पहुंचती है। फलतः पृथ्वी से देखने पर अंतरिक्ष हमें, सॉरी, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इसका एक और कारण हो सकता है, एक और कारण हो सकता है कि हमारे जो पृथ्वी है इसमें 3/3 भाग जल है, समुद्र, 1/3 भाग स्थल है। तो जब सूर्य की प्रकाश उस पड़ते हैं समुद्र पर इलाके में, महासागर पर पड़ता है, तो वह नीले रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है, नीले रंग को परावर्तित करता है, जिसके कारण हमारे आंखों तो पहले नीला रंग ही दिखाई पड़ता है। फलतः हम उस कारण से भी आकाश को हम नीला देख पा, सॉरी हाँ, आकाश को नीला हम देख पाते हैं। तो मेन कारण हुआ कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है
तो वह अनेक छोटे छोटे धूल कणों से टकरा करके उसके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो हमारी आंखों तक सबसे पहले नीले रंग पहुंचता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आई ये बात। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बोलिएगा राज बाबू जी। चलिए राजा बाबू अपना कैमरा ऑन कीजिए और माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। चलिए जूही बोलेगी, जूही बोलिए, आकाश हम नीला क्यों दिखाई देता है। जैसे देखिए पेजा पलट रहे हैं। मन में जिस तरह से बोलिए ना। हाँ, हम तो देखिए क्या रखे हुए हैं, इससे क्या ही लगेगा, रोटी बेल कर आए हैं। खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, हम लोग तो खिलाते नहीं है, सारा चीज रखे हुए। पिटाई लगेगा, जल्दी बोलिए। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है पृथ्वी से, बोलिए। हम्म, चलिए कोई एक, बोलो सुहानी। अच्छा, नहीं नहीं, गड़बड़ 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 गड़बड़, हर कोई। हम्म, अच्छा पायल बोले हैं, सब ठीक है। तबीयत कैसा है। हाँ हाँ हम ठीक है, नहीं देख रहे हैं हमको, देखिए तो आए देखिए। हाँ हाँ तो हम बताएं, देखिए नए समझ में आता तो पूछिए ना, एक बार दो बार तीन बार पूछो। जैसे देखिए प्रेम बोल रहा है सर हमें बताएंगे, तो बोलो प्रेम, बोलो तुम बोलो, तो अभी बोला था कि हम बोलेंगे सर। आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, बोलो। आकाश से तो दिखा दो, आकाश से दिखा दो तो फिर से एक बार, कि देखिए सर नीला दिखाई दे रहा है हमको। आए देखिए, देखो इधर, देखिए हम बता दे फिर से एक बार, पूछिए नहीं खाता तो पूछिए, एक बार दो बार तीन बार पूछिए, पूछने का पूरा छूट है। देखिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अनेक छोटे छोटे जो कण होते हैं, उन कणों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उस किरणों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, पहले सीखो बोलने के लिए अपने से और बाद सजाएंगे। प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णन क्या है सर, तब प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें जब किसी कण पर पड़ करके विभिन्न दिशाओं में जो छितराने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करके धूल कण पर पड़ती है, धूल कण पर पड़ने के बाद उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णन के दौरान तो कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है। तो हमारे नेत्र तक, इस घटना में हमारे नेत्र तक सबसे पहले कौन सा प्रकाश आता है, तो नीला, नीला प्रकाश पहुंच पाता है नेत्रों तक, जिसके कारण हम सूर्य के जब जिसके कारण हम खुले आसमान की ओर देखते हैं तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है। मेन कारण क्या था, सूर्य के किरण वायुमंडल में प्रवेश, धूल कण पर पड़ा, प्रकीर्णित हुआ, आंखों तक नीला रंग पहुंचा, फलतः आकाश में नीला दिखाई दिया, बस सेट कर देना है ना। आइए इसी के बाद पूछता है
कि जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं आकाश को तो हमें नीला की बजाय काला दिखाई देता है। नीला के बजाय काला दिखाई देता है, क्यों? तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल न होने के कारण वायुमंडल न होने के कारण वायुमंडल न होने के कारण ठीक है, हम प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। फलतः आकाश हमें नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। ये कोई ज्यादा भारी था है? अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, फलतः आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। अब सजा देंगे। जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो खुले आसमान की ओर जब देखते हैं तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होती है, और वायुमंडल न होने के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। फलतः जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान नीले की बजाय हमें काला प्रतीत होती है, काला दिखाई देती है। तो दिक्कत किन्हीं को? आइए, दिक्कत नहीं है तो एक सुंदर सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। इंद्रधनुष क्या है? क्वेश्चन है इंद्रधनुष क्या है? ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष क्या है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है कि इंद्रधनुष क्या है। आइए जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए कि इंद्रधनुष जब बारिश होती है तो बारिश खत्म होने के बाद, जब बारिश होती है तो बारिश खत्म होने के बाद, जब बारिश होती है तो बारिश खत्म होने के बाद सूर्य के विपरीत, ध्यान देना, सूर्य के विपरीत दिशा में, अगर सूर्य पूरब में है तो दिखेगा पश्चिम में, सूर्य उत्तर में है तो दिखेगा दक्षिण में। सही बोले ना हम? हैं? सूर्य अगर उत्तर में तो कहाँ दिखेगा? है सूर्य उत्तर, सूर्य अगर उत्तर, सूर्य अगर उत्तर में है, सूर्य अगर उत्तर में है तो इंद्रधनुष कहाँ दिखेगा? हाँ, पूरब से पश्चिम। हम कह रहे उत्तर में होगा तो कहाँ दिखेगा? दक्षिण में। हाँ। अच्छा चलो, नहीं ठीक है। जब भी दिखेगा तो सूरज अगर पूरब में है तो पश्चिम में दिखेगा, पश्चिम में है तो पूरब की ओर दिखेगा, है ना। देखिए इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष एक 7 रंगों का, 7 रंगों का जो है अर्धपट्टी होता है। इंद्रधनुष 7 रंगों का जो है अर्धवृत्त, अर्धपट्टी जो कहते हैं ना, ये 7 रंगों का जो है इंद्रधनुष होता है, पट्टी होता है, जिसको हम गांव देहाती भाषा में क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया, जिसको हम देहाती भाषा में क्या कहते हैं? बोलिए तो। हाँ, पनसोखा कहते हैं, पानी सोखने वाला। कहते हैं कि अब जो है बारिश होने के बाद अब इंद्रधनुष दिख गया, अब बारिश नहीं होगा, पानी सब सुखा गया, है ना। इसको पनसोखा कहा जाता है देहाती भाषा में। आइए, हाँ हाँ हाँ, देखिए आप लोग इंद्रधनुष को बना सकते हैं। क्या कीजिएगा ना, जाइएगा, अभी तो मौसम ठीक है, धूपा भी है, जाइएगा, मुंह में लीजिएगा, कूला लीजिएगा, ठीक है, और ना मुंह में आधा पानी और आधा हवा भर लीजिएगा। कैसे बच्चा को जब दूध पिलाता है चम्मच से घोट के, कब बच्चा करता फुर्र करता है ना, ठीक है, तो ऐसा ही मुंह में डाल करके आधा पानी आधा हवा करिएगा फुर्र, ठीक है, तो आपको दिखेगा इंद्रधनुष, आपको दिख जाएगा। आईना से कैसे दिखेगा? आईना से इंद्रधनुष कैसे बनेगा? रंगीन, अगर अगर रंगीन कांच है तो भले बना सकता है,
रंगीन कांच। हाँ हाँ, नहीं हम करें, हाँ, उससे नहीं हो, उससे नहीं बनेगा, इससे इंद्रधनुष नहीं बनेगा, उससे नहीं बन पाएगा, नहीं उससे नहीं बनेगा। धूप में बनेगा, कहीं धूप अगर विपरीत दिशा में कर करके, जैसे सूर्य इधर है, सूर्य अगर पूरब की ओर है, सब पश्चिम की ओर है, तो सर आप पश्चिम कर लीजिए, और जो आपका सिर अगला भाग वो पूरब की ओर करके इस बार ये आपको दिखेगा ऐसा करके, है ना। तो इंद्रधनुष क्या होता है, 7 रंगों का एक अर्धवृत्त होता है, अर्धपट्टी होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये होता क्या है, बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में जब बारिश खत्म होती है तो सूर्य के विपरीत दिशाओं में 7 रंगों के जो अर्धवृत्त होते हैं, 7 रंगों के एक पट्टी दिखती है, अर्धवृत्ताकार एक पट्टी दिखती है, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। जब बारिश खत्म होती है, जब बारिश खत्म होती है तो सूर्य के विपरीत दिशाओं में 7 रंगों का एक अर्ध पट्टी बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अगर ये 2 नंबर में दे या 5 नंबर में दे, कैसे लिखना है देखिएगा। मेरा जो पीडीएफ आप लोग को मिला है, जैसे भी लिखाया गया है उसको पहले आप लिखिए, क्योंकि सारा आंसर सटीक लिखाया गया है ना, और एक बोल चाल के भाषा में लिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा। एक बार 2 बार सुन लीजिए, वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, एक बार 2 बार सुन लेना, देख लेना, ठीक है, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। छूट भी जाता है क्लास तो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आइए, कहता क्या है कि इंद्रधनुष जब बारिश खत्म होती है तो सूर्य के विपरीत दिशाओं में एक 7 रंगों का अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये तो लिखना है, उसका पैराग्राफ चेंज कर करके कैसे लिखना है देखिए। जब देखिए पैराग्राफ चेंज करके इसका आंसर डिटेल में लिखना, व्याख्या करें कहेगा ना, इंद्रधनुष क्या है, व्याख्या करें, तो क्या में लिखिएगा कि जब बारिश खत्म होती है तो सूर्य के विपरीत दिशाओं में 7 रंगों का एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, अर्थात जब बारिश होती है तो बारिश खत्म होने के बाद वायुमंडल में पानी के छोटे छोटे कुछ बूंदे जो है बच जाती है। जो हम बातें आपको बोल रहे हैं क्या समझ में आ रही है? भेजा में घुस रहा है। ऐसे ऐसे सज्जन लोग जिनको भेजा में नहीं घुस रहा हो, एकाध गो हैं, सदा घुस रहा है। चलो आइए देखिए, था अब देखिए, अर्थात अर्थात कहता है कि जब बारिश खत्म होती है तो पानी के छोटे छोटे बूंदे वायुमंडल में उपस्थित होती है। वे पानी के छोटे छोटे बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। किसकी भांति? किसकी भांति? प्रिज्म की भांति, है ना। अब प्रिज्म के की गुण था, जब श्वेत प्रकाश उसके अपवर्तित होता है तो 7 रंगों में बदल देता है ना। देखिए, जब बारिश खत्म होती है तो वायुमंडल में पानी के छोटे छोटे बूंद जो है उपस्थित होते हैं, जो प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं। जब सूर्य के प्रकाश उस पानी के छोटे बूंद पर पड़ता है तो वो प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को अपवर्तन करने के बाद, अपवर्तन की परावर्तन, बोलिए, हाँ, अपवर्तन करने के बाद सूर्य के विपरीत दिशाओं में 7 रंगों का एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देता है। 7 रंगों का एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। याद हुआ? याद हुआ? अच्छा हाँ ठीक है, बोल देते हैं, थोड़ा सा लगता है कोई ऐड होना चाह रहा है।